Hello everyone, my name is Akshay and welcome to our channel Diplomians the Great Civil Engineers. Today's our topic is international organizations. As everyone says that this topic is very much important and it's really very much important for all SSC JEE and other state AE exams and for other competitive exams also. In this video series, I will cover a whole United Nation and its principal organs. What is this League of Nation and some basic terms which you have listened that what is G7, G8, G4, G15, G20. What is the meaning of these words? Okay, and what is the concept of veto power and who are these P5 countries? तो ये सारे चीज़ें हम जो है इस वीडियो सीरीज में पढ़ने वाले हैं। इसके दो पार्ट होगा। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्ट वन है, लेक्चर वन है, और लेक्चर टू। दोनों में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर करने की पूरा कोशिश करेंगे। हो सकता है 3 या 4 लेक्चर्स इसके हो जाएं, क्योंकि इस लेक्चर में हम अभी सिर्फ यूनाइटेड नेशन के पीछे का बैकग्राउंड, लीग ऑफ नेशन और ये G7, G8, G15 और G20 कवर करेंगे। ठीक है, वीटो पावर, P5 कंट्रीज और G4 नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और जो वर्ल्ड बैंक है और अदर यूनेस्को, यूनिसेफ, इकोसॉक और जो यूएन की पार्ट है वो अगले लेक्चर्स में होंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सबसे ये पूछना था कि अगर कोई जेन्युइनली इस वीडियो को देख रहा है और मतलब चाहता है कि इसी से मतलब प्रिपरेशन कर रहा हो, तो उससे सजेशन लेना चाहूँगा कि क्या पीपीटी से पढ़ाना उसके लिए हेल्पफुल है, या मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे मतलब लिख के इन सब चीज़ों को बताऊँ, मतलब बताऊँ, पहले एक्सप्लेन करूँ, फिर उसके बाद लिखूँ, फिर एक्सप्लेन करूँ, फिर उसके बाद लिखूँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे कि थोड़ा मुझे हेल्प हो जाएगा कि बोर्ड पे पढ़ाना सही रहेगा या पीपीटी पे। पीपीटी पे मेरे लिए आसान हो जाता है कि मुझे लिखना कम पड़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाता है। बोर्ड पे लिखूंगा तो टाइम डबल लग जाता है, इस वजह से मैंने पीपीटी को प्रेफर किया। वरना बोर्ड पे भी पढ़ा सकता हूँ, अगर किसी को लगे तो कमेंट करिएगा प्लीज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से लीग ऑफ नेशन से। ओके, तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस है और इनकी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो पहला ऑर्गेनाइजेशन बना, मतलब इनकी बनाने की ज़रूरत अगर हम देखा जाए तो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, जो पहला विश्व युद्ध हुआ, उससे उसकी उसकी मतलब जब अ, जो सेंट्रल पावर्स थे वहाँ, यूरोप में जो सेंट्रल पावर थी, अलाइड पावर थी, उन दोनों के बीच में जब वार हुआ, तो देखा गया कि मतलब कुछ कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो इन वार को होने से कंट्रोल करे, या फिर पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में शांति, मतलब शांति लाने की कोशिश करे, या शांति बनाए रखने के लिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ये मतलब लोगों के मतलब जो लीडर्स थे उनके मन में ये ख्याल आया। फिर ये लीग ऑफ नेशन का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो सेंट्रल पावर्स थे, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं हम। तो अभी मैंने ये बताया कि जो वार्स हुए, यानी ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करती हैं। अभी जो फिलहाल में हम यूएन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी की बात करती हैं। फिर और भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इन्वायरमेंटल लेवल पे, क्लाइमेट लेवल पे, मतलब क्लाइमेट में, इन्वायरमेंट में क्या, मतलब इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहे हैं, इन सब के। और कोई जैसे पॉपुलेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे, इन मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे पूरे वर्ल्ड लेवल पे इफेक्ट पड़ता हो,
उन सबको कंट्रोल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कहलाती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो उन्हीं के बारे में एक एक जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इस पूरे में वीडियो सीरीज में मैं पूरा कवर करने वाला हूँ, लगभग जितने मेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट से। जो सेंट्रल पावर थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम, जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया थी, हंगरी थी, बुल्गारिया थी, ओटोमन एम्पायर जो कि इस समय टर्की वाला पार्ट है। ठीक है, यही सेंट्रल पावर्स थे। और कुछ अलाइड पावर थे। अलाइड पावर का क्या मतलब है, जैसे ये थोड़े छोटे छोटे मतलब कमजोर देश थे, लेकिन जितने भी कमजोर नहीं थे, तो इन्होंने सोचा अगर एक साथ रहेंगे तो कोई, अगर मान लीजिए ये सर्बिया, रोमानिया, ग्रीस, फ्रांस, इटली, यूक्रेन, पोलैंड, इंग्लैंड इंग्लैंड ये सब अगर अलाइड पावर है, ओके, तो कोई सर्बिया पे अटैक करता है तो इस सर्बिया के साथ ये रोमानिया, ग्रीस, फ्रांस, इटली, यूक्रेन भी आ जाएंगे क्योंकि ये अलाइड है एक से साथ। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, सर्बिया के लोगों ने, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस ड्यूक फर्डिनेंड को मार डाला था। मतलब सर्बिया में इस ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस ने गए थे घूमने, ओके, विजिट करने, तो वहां पे सर्बिया के लोगों ने उनका मार दिया, तो जिसकी वजह से युद्ध का माहौल बन गया। और ये सारे अलाइड होने की वजह से इन लोगों की, इन अदर कंट्रीज की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गई। ओके, और ये युद्ध मतलब ये जो वार है एक बड़ा रूप ले लिया, और जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ओके, और कुछ ऐसी कंट्रीज जो थी जो न्यूट्रल थी, मतलब इनके पास उतनी पावर नहीं थी, और ये किसी दूसरे देश पे स्वामित्व या कब्जा करने का नियत इनके दिमाग मतलब नहीं था कि किसी दूसरे को पे अटैक करें और उनको मतलब अपने में शामिल करें, जैसे कि स्पेन था, आइसलैंड था, नॉर्वे था, स्वीडन था। अब हालांकि ये जो सेंट्रल पावर थी ये अपने आप को एक्सपेंड कर रही थी इन न्यूट्रल पावर्स को, न्यूट्रल जो न्यूट्रल पावर वाले जो कंट्री हैं इनको कैप्चर करके। ओके, हाँ, यहाँ पे इस ग्राफ में आसानी से समझ सकते हैं सेंट्रल पावर्स कहाँ पे थे उस समय। ये यूरोप का ग्राफ है, सॉरी ग्राफ बोल रहे हैं, मैप है। जर्मन, जो जर्मन एम्पायर है यहाँ पर है। ठीक है, जर्मन जो कि अब जर्मनी है ना। ऑस्ट्रो ऑस्ट्रिया और हंगरी अब अलग है। ठीक है, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये इधर वाला इधर ऑस्ट्रिया और इधर हंगरी। ठीक है, बुल्गारिया है, ये ऑटोमन एम्पायर है। ओके, और ये जो ग्रीन कलर में है ये सब अलाइड पावर्स हैं, जैसे फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, रसिया है, ग्रीस है। ओके, यहाँ पे सर्बिया है। ठीक है, ये रोमानिया है। ठीक है, इधर पोलैंड है। ओके, और जो कुछ न्यूट्रल पावर्स हैं जैसे कि स्पेन है, इधर नॉर्वे है, इसके स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं जैसे कि नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, या नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, अल्बानिया है। ओके, तो ये सब न्यूट्रल कंट्रीज थे। तो वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद ये यूरोपियन यूनियन है, वही अभी जो बताया पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूक फर्डिनेंड प्रिंस थे ऑस्ट्रिया हंगरी के, उनको किल किया गया सर्ब्स के द्वारा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी अलायंस की वजह से अदर कंट्री भी इन्वॉल्व हुई। 1918 इन्वॉल्व हुई, वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का समाप्ति हुआ, यानी एंड हुआ। ओके, यानी ऑन 11 नवंबर 11 1918 द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाज बिकम एंड। आफ्टर द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर, ओके, लीग ऑफ नेशन, तब यूएन नहीं था, यूनाइटेड नेशन नहीं बना था, लीग ऑफ नेशन बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया 1919 में बाय ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। जो वर्सलीज की ट्रीटी थी, जब कोई युद्ध में या वार में हार जाता है, ठीक है, तो समझौता होता है, ठीक है, ट्रीटी होती है। जो हारा हुआ देश होता है उसको पनिशमेंट दिया जाता है, पनिशमेंट के तौर पे या तो उसका लैंड कैप्चर किया जाता है, या फिर उसको उससे रिवेन्यू से भरपाई, मतलब वार वार की जो भी कॉस्ट होती है, वो मतलब जो भी खर्चे होते हैं वो भरपाई किया जाता है। तो समझौता होता है। तो जो हारा होता है उसको मतलब बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुआ था, सॉरी, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के टाइम 1919 में 42 कंट्रीज, ठीक है, 42 कंट्रीज ने मिलकर इस्टेब्लिश किया था लीग ऑफ नेशन का। ठीक है, आइडिया किसके द्वारा दिया गया था कि लीग ऑफ नेशन बनाया जाना चाहिए, वो थे वुडरो विल्सन। ठीक है, ये यूएस के प्रेसिडेंट थे।
और इनको हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। अच्छा, मैं जो व्हाइट बोर्ड पे लिखता तो वही करता। पहले मैं तो हेडिंग लिखता लीग ऑफ नेशन, फिर इसके बारे में बताता, फिर उसके बाद फिर इसको लिखता। क्योंकि ये कोई वो नहीं है, हाँ एक्सप्लेन करना है बस। ये रहता कि कोई क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, या कोई डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करना है तो होता है बोर्ड पे करना अच्छा लगता है। वैसे मैं टेक्निकल पोर्शन में बोर्ड पे ही पढ़ाने वाला हूँ, इस पे नहीं। तो ये ज़्यादातर लिखने वाले होते हैं, इसलिए पीपीटी के थ्रू मैं स्टार्ट किया ये, ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा कुछ कवर हो जाए। ओके, फिर भी आपको अगर लगता है तो मैं बोर्ड पे स्टार्ट कर दूंगा, या दोबारा इसको बोर्ड पे भी पढ़ा सकते हैं। ओके, इस एक बार ही पूरा खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि पीपीटी बन चुकी है तो अब पढ़ा देते हैं। ओके, फिर भी एक बार पढ़ के देखिएगा। पीपीटी का फ़ायदा ये है कि बोर्ड में जो आप पढ़ेंगे वो मैं तो इरेज कर दूंगा, आपको लिखना पड़ेगा। मैं पीपीटी क्या बोलता हूँ, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर ड्राइव फॉर्मेट में दे दूंगा। ओके, तो लीग ऑफ नेशन स्टार्ट करते हैं। 1919 by Treaty of Versailles, 42 countries, okay, 42 countries were joined to establish the League of Nations. Okay, and the father, Woodrow Wilson is called as the father of public administration. Also, he was the president of US, United States. ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है लीग ऑफ नेशन का? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर है नहीं था। ओके, यूएसए ने देखिए क्या बोलते हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट ने ये आइडिया दिया, बट यूएसए ने लीग ऑफ नेशन को कभी ज्वाइन नहीं किया। असल बात है, अगर इतने नेशंस हैं तो कंट्री ज्वाइन क्यों करती हैं, और दूसरी बात, ज्वाइन करती हैं तो फायदा क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होता है, ये लास्ट में हम एक ही साथ जान लेंगे कि आखिर इन्होंने ज्वाइन किया था तो इन लोगों को फंडिंग देनी पड़ती है। ओके, मतलब इनको चलाना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, और ये पैसा कहाँ से आता है? इन्हीं कंट्रीज को डोनेट करना पड़ता है, फंड देना पड़ता है। जो ज़्यादा डेवलप कंट्री होता है वो ज़्यादा पैसे देता है। ओके, अभी बता देता हूँ। वैसे अगर समझ आ जाए तो वैसे तो आसान है कि बेनिफिट क्या है इन कंट्री को, इन नेशंस मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। पहला बेनिफिट ये है, अगर बेनिफिट था तो ये यूएसए ज्वाइन क्यों नहीं किया वो भी बताएंगे। पहले बताते हैं बेनिफिट्स क्या है अगर कोई नेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो। पहली बात, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसको तो पहले फंडिंग देना पड़ता है, फंडिंग देगा ही, क्योंकि अगर उसका मेंबर है तो उसको चलाने के लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर डेवलप कंट्री है तो उसको ज़्यादा देना पड़ता है, तो ज़्यादा देता है तो उसको वोटिंग राइट्स मिलते हैं और पावर ज़्यादा मिलता है। ओके, तो वो पावर मिलता है ऑर्गेनाइजेशंस का। ओके, तो ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं, मतलब जो बेनिफिट है, मैं लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल के साथ, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्यों अगर इंडिया हम बोला जाता है कि इंडिया इसका सदस्य बना, इसका सदस्य बना, इसका सदस्य बना, जैसे सार्क का बना, ठीक है, या फिर यूनाइटेड नेशन का बना, यूनिसेफ, यूएनएससी या यूएनजीए में मेंबर है, तो इनका फायदा क्या होता है, तो ये लास्ट में हम देखेंगे एक बार में। ओके, अभी पढ़ते हैं कि लीग ऑफ नेशन को स्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और यूएसए इसको कभी ज्वाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका वो रूल था ना लीग ऑफ नेशन का, कि एक्सपेंशन नहीं कर सकते। अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो इसका मकसद क्या था, एम क्या था, ट्रीट सिक्योरिटी और पीस मेंटेन करना। और यूएस कभी नहीं चाहेगा ना कि एक तो खुद ही डेवलप्ड कंट्री था वो। ओके, तो उसको डेवलप्ड कंट्री था और वो एक्सपेंशन के नियत में रहते थे, मतलब जैसे वो क्या बोलते हैं, जैसे कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते थे। अगर ये ज्वाइन कर लेते तो कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने का राइट नहीं है। मतलब अगर पीस मेंटेन करना है तो आपको कोई भी ऐसी चीजें नहीं बनानी है जो तबाही के कारण हो सकती है। तो यूएस ये सब नहीं चाहता था, इस वजह से शायद इसलिए उसने ज्वाइन नहीं किया। यूएसएसआर ने ज्वाइन किया 1934 में, बस उसको निकाल दिया गया कि ये नहीं, कैप्चरिंग क्रीमिया तो 2014 में, वो यहाँ पे गलत लिखा गया ना कि, तो इसको इग्नोर करिएगा कैप्चरिंग क्रीमिया। बस ये देखिए यूएसएसआर को ज्वाइन ज्वाइन किया 1934 में, बट एक्सपेल्ड कर दिया गया, निकाल दिया गया फिर 1939 में। क्यों? ये भी क्या हुआ था कि वॉर में इन्वॉल्व हो गया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 में स्टार्ट हुआ था उसमें इन्वॉल्व हो गया था, तो उसने इसका समझौता तोड़ा।
अभी बोला ना कि इसका मकसद क्या है, पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना। तो किसी भी वॉर में इन्वॉल्व होना किसी भी पीस को तो बढ़ावा नहीं देता ना, इस वजह से इसको एक्सपेल कर दिया गया। एम मैंने अभी लिखा, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना। फिर LON यानी लीग ऑफ नेशन को डिसॉल्व कर दिया गया 1946 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद आया यूनाइटेड नेशन। तो अभी वर्ल्ड वॉर सेकेंड देख लेते क्या हुआ था। कौन कौन से कंट्री थे। पोलैंड, एक जो कंट्री थी वो थी पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर, यूएसएसआर जो है ये रसिया ही था, मतलब सोवियत यूनियन था, ठीक है। सॉरी। रसिया का जो ज्यादातर मतलब जैसे अभी यूक्रेन से जो रसिया का वो माहौल चल रहा है, गर्मा गर्मी, वो इसी वजह से कि यूक्रेन पहले रसिया का ही पार्ट था। सॉरी। हाँ। तो रसिया चाहेगा ना कि अपने में ज्वाइन करना किसी भी पार्ट को। और क्या बोलते हैं, जैसे कजाकिस्तान था, पोलैंड है, और भी जितने भी रसिया के आसपास के क्षेत्र हैं, ठीक है। स्तान करके ज्यादातर जो पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान के छोड़ के आते हैं, सारे यूएसएसआर में ही आते थे। अभी रसिया, एक बात बताइए, रसिया तब भी जब यूएसएसआर था तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज थे, तब वो कितना बड़ा रहा होगा। अभी भी रसिया इतना बड़ा है, मतलब रसिया सबसे एरिया वाइज सबसे बड़ा है, अभी भी सबसे, उस समय भी सबसे एरिया वाइज बड़ा ही था, और टेक्नोलॉजी में भी ठीक था, जर्मनी भी ठीक था टेक्नोलॉजी वाइज। इन ये लोग पीछे हुए, वैसे अभी भी पीछे तो नहीं है, लेकिन अगर ये वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते तो अभी और मतलब इन मतलब जैसे डेवलपमेंट के क्षेत्र में और आगे होते हैं। क्योंकि वार जो होता है हमें डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत पीछे ले जाता है, एक वार बहुत पीछे लेके चला जाता है। तो एक तरफ थे पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर, यूएसए, ओके, यूनाइटेड स्टेट, रसिया, यूनियन, सोवियत यूनियन, और ब्रिटेन यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और पोलैंड। और एक तरफ कौन थे, जर्मनी थे, इटली था और जापान था, ओके। जापान, जर्मनी, मतलब उस समय बहुत ही डेवलप्ड थे, और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत थे, मतलब तेज थे। क्योंकि मतलब ये तीन थे और इनकी तरफ बहुत थे, मतलब एक तरफ बहुत ज्यादा थे। तो इन लोगों को हारना पड़ गया, क्योंकि सॉरी, ये जर्मनी, इटली और जापान को हारना पड़ा। पोलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन, यूएसएसआर, यूएसए, ये हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जर्मनी, इटली, जापान हार गए थे। पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर, यूएसए, ये नाम याद रखिए, जो भी मैंने अभी 8 बोले, क्योंकि अभी ये आने वाले हैं, ये नाम आने वाले हैं, ठीक है, ज्यादातर। तो जर्मनी, इटली, जापान, पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर। ये पोलैंड क्यों, क्योंकि पोलैंड, जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया और इसको कैप्चर कर लिया, इस वजह से। और चूंकि पोलैंड से ये ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर अलाइड होने की वजह से इनको क्या बोला, इनको भी इन्वॉल्व होना पड़ा, और युद्ध मतलब स्टार्ट हो गया, ओके। और दूसरा केस था, जापान ने यूएसए पे बम गिराया था, ठीक है, यूएसए के पोर्ट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जर्मनी अटैक्ड पोलैंड एंड डिफीटेड विद इन 15 डेज एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्टेड, ओके। जर्मनी और जापान ने अटैक किया था पर्ल हार्बर, यूएसए के डिफेंस बेस पे, इस वजह से यूएसए भी इसमें शामिल हो गया वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद 1945 में खत्म हुआ। 1945 में खत्म होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ यूएन हुआ। तो यूएन फॉर्मेशन होने से पहले भी बहुत सारी मीटिंग हुई कि कैसे क्या होना चाहिए। तो उसी पहले मीटिंग्स को देखेंगे। 1942 में हुआ वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस फर्स्ट मीट, ओके। वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस पहला मीट हुआ, ओके। इसमें क्या हुआ था, 26 कंट्रीज आए थे, और आइडिया दिया गया था यूएन का। रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यूएन यूएन बोल रहे हैं, यूएस के प्रेसिडेंट, ठीक है। इन्होंने ये आइडिया दिया था कि एक यूनाइटेड नेशन बनाया जाना चाहिए। अभी सिर्फ आइडिया आया था, अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, ओके। 1942 तक नहीं था यूनाइटेड नेशन।
यहाँ पे वो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे अभी डी रोसेवेल्ट का है ना, यूएस के प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यूएस में दो पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिक पार्टी है। ओके। अभी आप जितने लिबरल लोगों को जानते हैं, जैसे जो बिडेन है, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। ट्रम्प है, ये रिपब्लिक पार्टी से है। सिंबल क्या है? एलिफेंट है। और डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल क्या है? डंकी है। रिपब्लिक का एलिफेंट है। ओके। सिंबल है वो पार्टी का, जैसे बीजेपी का कमल है, वैसे ही। ओके। फिर 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ, सेकेंड बिट, दूसरी मीटिंग। ओके। ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में तीन आइडियाज, मतलब तीन ऑर्गेनाइजेशंस आए, बनाने के नाम आए कि ये बनाया जाना चाहिए, जैसे कि आईएमएफ, आईबीआरडी और आईटीओ। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक, ठीक है, फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यानी कुल मिला के आप देख ही रहे, दोनों फंड 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 और एक बैंक, यानी दोनों क्या है? बैंक है। मतलब फंडिंग करने, सॉरी फंड की बोला, लोन देने का काम करते हैं। मतलब फिनेंशियल हेल्प हेल्प का काम करते हैं। अभी आईएमएफ और आईबीआरडी को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। अभी नहीं, अगले लेक्चर में। हमको लगता है आईएमएफ और आईबीआरडी में ही पूरा लेक्चर चला जाएगा, नेक्स्ट वाला। ओके। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जानिए कि ये दोनों क्या करते हैं, लोन देने का काम करते हैं। पैसा मतलब कोई कंट्री को जरूरत पड़ा तो देने का काम करते हैं। ओके। इनको ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोला जाता है, क्योंकि यही दोनों उस समय की ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ही लाए गए थे। आईटीओ लाया गया था, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, बाद में ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन लाया गया जिसे हम डब्ल्यूटीओ बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो यूएन को कंटिन्यू करते हैं। अभी अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ओके, फॉर्मेशन ऑफ यूएन देख रहे हैं ना, तो यूएन के फॉर्मेशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट। आईबीआरडी, वही अभी बोला कि एक आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक आईडीए है, ओके, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों को एक साथ बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। हम जो बोलते हैं ना वर्ल्ड बैंक जो लोन देती है, तो वर्ल्ड बैंक में दो आते हैं, आईबीआरडी और एक आईडीए। आईबीआरडी और आईडीए, इन दोनों को मिला के होता है वर्ल्ड बैंक। ओके। तो अगर ऑप्शन आता है, मतलब क्वेश्चन आता है कि क्या बोलते हैं, कोई 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 क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है और उसमें ऑप्शन दिया रहता है आईबीआरडी, आईडीए, आईबीआरडी, आईडीए, और बाकी दो अदर कोई दूसरा नाम दिया रहता है। चार ऑप्शन दिए, ठीक है, आईएमएफ दे दिया और कोई और नाम दे दिया, ठीक है, ये मान लो यूनिफ आईएमएफ देकर आईटीओ दे दिया। तो चारों में से बोल दिया कौन सा वर्ल्ड बैंक है, तो आईबीआरडी को टिक करेंगे, आईडीए को नहीं। ओके। अच्छा, अगर आईबीआरडी आता है और आईडीए दोनों एक साथ आता है तो कोई चूज करने की जरूरत ही नहीं है। ओके। अगर सिर्फ आईबीआरडी आता है तो आईबीआरडी को चूज करेंगे, आईडीए को नहीं। ओके ना, क्योंकि पहले आईबीआरडी ही बना था, इसी को वर्ल्ड बैंक मानते थे, बाद में आईडीए को जोड़ा गया। ठीक। ये सॉफ्ट लोन, इसको सॉफ्ट लोन देने वाले, मतलब ये सॉफ्ट लोन एसोसिएशन, इसको जाना जाता है, सॉफ्ट लोन के एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। सॉफ्ट लोन का क्या मतलब? ये बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन देता है। कौन? आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आईबीआरडी थोड़ा ज्यादा रेट पे लोन देता है, इंटरेस्ट पर। फिर क्या है, 1944 डम्बर्टन वोक्स कॉन्फ्रेंस। अभी एक 1944 में एक और कॉन्फ्रेंस हुआ, डम्बर्टन वोक्स कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर हुआ कि आइडिया आया कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन की बहुत नीड है। ओके। तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, यूएनएससी, जिसे हम बोलते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके। हाँ, बस ये क्वेश्चन आएगा कि यूएनएससी का आइडिया या इस्टेब्लिशमेंट कौन से कॉन्फ्रेंस में हुआ? 1944 डम्बर्टन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ओके। 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुआ, यूएसए में। डम्बर्टन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी कहाँ हुआ? यूएसए में। ये डम्बर्टन सिटी का जगह का नाम है डम्बर्टन, और सैन फ्रांसिस्को भी ना यूएसए में है, जो कि 1945 में ये सैन फ्रांसिस्को में पांच फाइव परमानेंट 5 कंट्रीज, ठीक है, P5 कंट्रीज आगे पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो इन कंट्रीज के द्वारा अटेंड किया गया ये मीटिंग। इंडिया भी पार्टिसिपेटेड था इसमें, इंडिया भी आया। ओके। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर को
अपनाया गया। और 50+1 यानी 51, ये 50+1 इसलिए लिखा हूँ कि 50 कंट्रीज तो आए थे। वन एक जो पोलैंड था वो अच्छा खासा मतलब सबका दोस्त होने की वजह से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कोई उसको लिया गया था, लेकिन वो मतलब ज्वाइन नहीं मतलब एक्चुअली आया नहीं था, फिर भी उसको लिया गया था, माना गया था कि हाँ वो हमारा मतलब अच्छा कंट्री है, तो उसको भी इसमें लिया जाना चाहिए मेंबर में। तो 50+1 यानी 51 कंट्रीज यूएन कम इनटू इफेक्ट। फिर यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1945 में 24 अक्टूबर को, इसलिए 24 अक्टूबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे। ओके, अब आते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ और। अभी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एक्चुअली में पता चला कि यूनाइटेड नेशन बना कैसे। ओके, पहले लीग ऑफ नेशन आया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन आया, उससे पहले कई सारी मीटिंग्स हुई, ठीक है, उससे पहले कई सारी मीटिंग्स हुई, मीटिंग्स के बाद कुछ आइडियाज आए, उसके बाद यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। अच्छा, अब यूनाइटेड नेशन होता क्या है कुछ देख लेते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब दो गवर्नमेंटल या तीन चार मतलब कई सारी गवर्नमेंट के बीच का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट हुआ, यूएस गवर्नमेंट हुआ, रशियन गवर्नमेंट हुआ, इन सबके बीच के का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है यूनाइटेड नेशन। ओके, सबसे बड़ी गवर्नमेंट सॉरी ऑर्गेनाइजेशन। असल बात है यूएन के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप जाओगे तो कोई कुछ यहाँ पे मिलने वाला नहीं। जैसे आप गए, आप स्कूल जाते हैं, जैसे आपके स्कूल का जो भी नाम हो वहाँ पे गए तो स्कूल मिल जाएगा, लेकिन यूएन नहीं मिलेगा। असल बात है यूएन नाम है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसके अंडर आता है कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, उन्हीं को हम बोलते हैं एक साथ यूएन। ओके, जैसे यूएनएससी, उसके जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है हम पढ़ेंगे अभी। यूएनजीए, यूनाइटेड जनरल असेंबली। तो अभी से पढ़ते हैं कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, मेंबर 193 है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब समझे ना, कई सारे गवर्नमेंटल के बीच का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे देश के गवर्नमेंट आती है ना, हर एक देश से एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। जो 193 नंबर पे बना था वो है साउथ सूडान, जो कि 2011 में बना है, मतलब ज्वाइन किया है मेंबर, एज अ मेंबर। इंडिया जो था फाउंडर मेंबर था, जब बना था उसी समय का यूनाइटेड नेशन का मेंबर था। हालांकि यूनाइटेड नेशन जब अब जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसमें ये लिखा है कि यूनाइटेड नेशन का अगर मेंबर बनना है तो आपको सॉवरिन होना पड़ेगा, ठीक है, और पीस मेंटेन रखना होगा। सॉवरिन होना पड़ेगा, सॉवरिन का मतलब है कि आपको पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई गुलामी नहीं होना चाहिए किसी के, मतलब किसी के अंडर नहीं होने चाहिए आप। तो इंडिया उस समय अभी भी ब्रिटिश के अंडर था, फिर भी कॉलोनी था ना, तो फिर भी क्यों कैसे फाउंडर मेंबर बन गया ना। तो ये चार्टर जो है उसके बाद से लागू होता है, उसके पहले से नहीं, इसलिए इंडिया मेंबर है, ठीक है। तो इंडिया मेंबर है, जबकि उस समय वो सॉवरिन नहीं था। अब अगर कोई देश अगर सॉवरिन नहीं है तो उसको मेंबर नहीं बनाएंगे, ठीक है। यूएन का एम्बलेम क्या है और फ्लैग क्या है यहाँ पर दिखाया गया है। ये एम्बलेम है और फ्लैग है ऐसा, एक मिनट कहाँ गया, ये है फ्लैग, ठीक है। ये एम्बलेम है, ओलाइव ब्रांचेस हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, ओलाइव ब्रांचेस है, बीच में अर्थ ग्लोब है, और ये फ्लैग पे भी ठीक वही चीज़ है, बस ये फ्लैग है। ओके, करेंटली इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन में, जो यूएन में इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, रुचिरा कंबोज, ये आ सकता है ना, रुचिरा कंबोज। यूएन अभी भी, यूएन के प्रिंसिपल आर्गन 6 हैं, 6 अभी हम पढ़ने वाले हैं। यूएनजीए, यूएनसी, यूएनएससी, इकोसॉक, यूनाइटेड जनरल असेंबली, यूनाइटेड यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, और आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये क्या है, यूएन का कोर्ट है। अगर यूनाइटेड नेशन का कोई रूल कोई नहीं फॉलो करता है, ठीक है, या वायलेट करता है, तो या कोई अगर किसी गवर्नमेंट में ताम झाम मतलब कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्व कौन करेगा, आईसीजे। ओके, किस लेवल पे,
यूएन यूएन मतलब यूएन के ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई होता है तो, ठीक है, और वो इंटरनेशनल लेवल पे का कोर्ट है। ओके, हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पर का कोर्ट है। जैसे चाइना के बीच में हम लोग के बीच में कुछ हुआ, वैसे एग्जांपल याद आ गया, सोच सकते हैं आप, जैसे हम लोग झेलम नदी पे कोई किशुनगंज, झेलम नदी जो है वो, जो पाकिस्तान की तरफ जाती है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर हम लोग का वो बना, क्या नाम है, एक बांध बनाया गया था, डैम बनाया गया था। ओके, तो पाकिस्तान ने कोर्ट में अपील किया कि ये जो बांध है, मतलब मतलब वो नदी हम लोग की तरफ आती है, उस पे कैसे बनाया, डैम बनाया, हाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है, 300 मेगावाट का बनाया गया। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया ये मतलब मामला, तो उन्होंने हम लोग के मतलब इंडिया के पक्ष में ही सुनाया, क्योंकि जो ट्रिब्यूटरी थी वो हम लोग की ही है। ओके, इस वजह से जो झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी है, जैसे चाइना ने हम लोग के जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यांगजी बोलते हैं ना वहाँ पर, उस पे डैम बनाया है, तो हम लोग को प्रॉब्लम है, अगर वो खोल देता है तो पूरा अरुणाचल डूब सकता है। ओके, मतलब नॉर्थ ईस्ट कंट्री में बाढ़ आने की वो, अगर वो बाढ़ टूट जाती है तो हम लोग इसको प्रॉब्लम होगा ना, तो इन सब मामले कहाँ जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा था। यूएनजीए, यूएनएससी, इकोसॉक, यूएन ट्रस्टीशिप सेक्रेटरी, सो द सेक्रेटेरिएट, ये पांचों के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, आईसीजी का हेग में है। ओके, आईसीजे का बस हेग में है, ठीक है। हॉलैंड, हॉलैंड का वो है, नीदरलैंड यानी हॉलैंड, पुराना हॉलैंड नाम है, नीदरलैंड का कैपिटल, डिफैक्टो कैपिटल हैग, वहां पर। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज वही होंगे ना, मतलब जैसे इसके जो मेजर मेंबर्स होंगे, मतलब वो मेंबर्स जो ज्यादा फंडिंग करते हैं, जैसे कि इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, रसियन है, मंदारिन है, चाइनीज, ठीक है, चाइना के लोग, ठीक है, अरबिक, ये लोग थे, मतलब वो था जो यूएन में ऑफिशियली लैंग्वेज यूज किया जाता था। कौन, देख लीजिए एक बार। Okay. अब आते हैं, अभी यूएन को हम कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले थोड़े टर्म्स जान लेते हैं कि G7 का क्या मतलब है। ओके, G7 का क्या मतलब है, G8 का क्या मतलब है, 20 का क्या मतलब है, फोर और P5 वो बाद में देखेंगे, क्योंकि वो जो यूएनएससी पढ़ाएंगे तो वहां पे समझाना आसान होगा, इसलिए अभी G7 यहाँ पे देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं अभी, क्योंकि कुछ है नहीं, ये बस ग्रुप ऑफ, मतलब कुछ नहीं है, मतलब कई सारे कंट्रीज ग्रुप बन जाते हैं, मतलब 7 कंट्री एक साथ आ गए हैं तो उसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, हो गया G7। ओके, तो जो G7 है इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये जो G7 है ना, ये डेवलप्ड कंट्री का ग्रुप है। किसका ग्रुप है, डेवलप्ड कंट्री का ग्रुप है, जिसमें 7 मेंबर हैं। तो इसको G8 क्यों बोलते हैं, G7 इसको G6 भी बोलते हैं, G5 भी बोलते थे। 1975 में सिर्फ 5 कंट्री थी, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 कंट्रीज थी, हाँ 5 कंट्रीज थी शायद, हाँ 6 कंट्रीज थी, ठीक है, 1975 में 6 कंट्री थी, तब बोलते थे G6। ओके, बाद में जब कनाडा ने ज्वाइन किया तो हो गया G7, बाद में जब कनाडा ने ज्वाइन किया तो ये हो गया G7, फिर उसके बाद में रसिया ने ज्वाइन किया तो हो गया, 1998 में रसिया ने ज्वाइन किया तो हो गया G8। पहले 6 थे ना 1975 में, फिर 1976 में, 75 में 6 थे, एक साल बाद कनाडा ज्वाइन हुआ तो 7 हो गए, फिर 1998 में रसिया ज्वाइन हुआ तो 8 हो गए, फिर 2014 में क्रीमिया पे एनेक्सेशन यानी कब्जा करने की वजह से रसिया को वापस निकाल दिया गया तो फिर से 7 हो गए। इन्हीं को बोला जाता है G5, G6, G7, G8, ये सब एक ही है। अभी जो है 7 ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, इसलिए G7 बोलते हैं। स्पेशलिटी क्या है, एक तो डेवलप्ड कंट्री है ये, तो इन्हीं के पास टोटल कंट्री का, मतलब टोटल ग्लोबली जितना जीडीपी है उसका 40% इन्हीं के पास है, समझ रहे हैं? मतलब अगर टोटल कंट्री में 100 रुपए है तो 40 रुपए सिर्फ इन्हीं सातों के पास है। ओके, और पॉपुलेशन 1/10 है,
1/10 है। ओके, अगर 100 पूरा पॉपुलेशन है वर्ल्ड का तो 10 यही इन्हीं कंट्रीज में रहते हैं। समझ आया? समझ आया ना, मतलब अगर 100 टोटल पॉपुलेशन है तो 10 इन्हीं के कंट्री में है, बाकी 90 अलग अलग छोटे छोटे जितने बाकी कितने बचे हैं, बाकी 180 प्लस जो कंट्रीज बचे उसमें बाकी जो बचे हैं 90 वो लोग हैं। मतलब अकेले मतलब इसमें ज्यादातर पॉपुलेशन रहती हैं और इनकी जीडीपी 7 ही कंट्री है लेकिन जीडीपी इतना ज्यादा है इनका। ठीक है, इनकम। ओके, क्या है G7 वो अब बता चुका हूँ पूरा। अच्छा, कंट्रीज के नाम देख लीजिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 7 लार्जेस्ट इकोनॉमीज। ओके, लार्जेस्ट इकोनॉमीज बोलो या बोलो डेवलप्ड कंट्री, इट्स अ ग्रुप ऑफ द डेवलप्ड लार्जेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या लार्जेस्ट कंट्रीज हैविंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी। ओके, तो ये है कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, यूएस है। रसिया ने ज्वाइन किया था अभी बताया 98 में, उसके बाद उसको एक्सपेल कर दिया गया 2014 में। किस लिए? क्रीमिया पे टेक ओवर करने की वजह से, यानी एनेक्सेशन यानी हमला कैप्चर करने की वजह से क्रीमिया को, जो कि यूक्रेन का पार्ट है ना। चाइना हैज नेवर बीन अ मेंबर डिस्पाइट इट्स लार्ज इकोनॉमी एंड हैविंग द वर्ल्ड्स। चाइना के पास इकोनॉमी तो है बहुत सारी, फिर भी ये इसका मेंबर नहीं है। क्योंकि अगर क्यों नहीं है मेंबर? क्योंकि चाइना के पास ओवरऑल इकोनॉमी है, अगर पर पर्सन देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं हो पाता, फुलफिल नहीं कर पाता इसके क्राइटेरिया को, इसके ग्रुप के मेंबर्स होने के क्राइटेरिया को, इसलिए इसका मेंबर नहीं है। और वैसे एक और भी कारण हो सकता है कि इसमें जो है यूएस मेंबर है। ठीक है, यूएस मेंबर है, वो कभी नहीं चाहेगा कि चाइना इसका मेंबर बने। इट्स रिलेटिवली लो लेवल वेल्थ ऑफ पर पर्सन, वही अभी जो बताया कि इसकी पर पर्सन कम है इकोनॉमी इस वजह से। ईयू क्या यूरोपियन यूनियन है, ये भी G7 के मेंबर नहीं है, फिर भी एनुअल समिट में जाते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि कौन ऐसा है जो ये G7 का मेंबर नहीं है फिर भी एनुअल समिट में जाता है, वो है यूरोपियन यूनियंस। ओके, शायद मैप में अभी दिखा देंगे, यूरोपियन यूनियंस दिखाया था अभी, लास्ट में दिखा देंगे ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जानते हैं टोटल वैल्यू कितना, एक कंट्री मान लीजिए इंडिया है, इस इंडिया में इंडिया के अंदर कितनी, इंडिया के लोगों से कितना इनकम आ रहा है। ठीक है, और जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जीएनपी, वो होता है कि इंडिया के अंदर इंडिया के लोग कितना कमा रहे हैं, साथ में इंडिया के लोग जो बाहर रहते हैं, और साथ में कोई बाहर से कंपनी आई है यहाँ पर, साथ में कोई बाहर से कंपनी यहाँ पे आके रह रही है और लेकिन हम लोग को पैसा दे रही है, तो सारा पैसा इसमें ऐड होता है जीएनपी में। ठीक है, जबकि जीडीपी में इंडिया के अंदर जो एरिया में जो वो एनुअली एनुअली जो पैसे आते हैं, क्या बोलते हैं इसको यार, वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज से जो हमारे पास पैसे आते हैं उनको बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, यानी इंडिया के अंदर होगा तो जीडीपी इंडिया के अंदर होगा, लेकिन बाहर इंडिया के लोग अगर बाहर रहते हैं कमा के इंडिया भेजते हैं तो वो तो भी ऐड होगा इसमें। ऐसे समझिए ना, इंडिया के अंदर कमा रहा है तो जीडीपी में ऐड होगा, लेकिन इंडिया का ही आदमी मतलब कोई बाहर जाके कंपनी दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो उसके पैसे को हम इंडिया में ऐड नहीं करेंगे, वो ऐड करेंगे तो वो बोलेंगे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ऐड करेंगे। या कोई बाहर की कंपनी आ गई इंडिया में और हम लोग को पैसे दे रही है, मतलब टैक्स दे रही है, तो वो टैक्स वाला पैसा जीडीपी में नहीं बल्कि जीएनपी में ऐड होगा। ठीक है, एम क्या था, किसका एम? G7 का। ओके, क्या एम था? डिस्कसिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सोल्यूशन टू मेजर ग्लोबल इशू लाइक ट्रेड, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा। सबका एम वही है, ये मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं, इनका एम क्या है? ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व करना,
ट्रेड का मतलब ट्रेड में जो इशू होता है, सिक्योरिटी केस में जो इशू होता है, क्लाइमेट के केस में जो चेंजेस हो रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहा है, इन सब के केसेस पे जो कोई सॉल्यूशंस लाना, इनको कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, ये सब चलाया जाए, कैसे मेजर कंट्रोल किया जाए, ये सब कौन मतलब इन सबको देख रेख के लिए ये ग्रुप बनी है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अफेक्ट होता है इन सब चीज़ों से, ट्रेड पे अफेक्ट होता है, सिक्योरिटी में अफेक्ट होता है। अच्छा, तो G7 का यूक्रेन से क्या लेना देना है ना? अच्छा बताइए, G7 जो ये मेजर कंट्रीज थी 7, ठीक है, इनकी इकोनॉमी अच्छी खासी है, तो इन्होंने रसिया पे बैन लगा दिया, मतलब जिससे रसिया की इकोनॉमी बहुत इफेक्ट हुई ना। तो इनके पास पावर है, क्योंकि अगर ये एक ग्रुप है तो एक साथ है, समझ आया? अगर ग्रुप है तो एक साथ है, सातों एक साथ हैं, सातों एक साथ इम्पोज करेंगे, ठीक है। ये क्या था? G7 कंट्रीज, यहाँ पे देखिए, G7 कंट्रीज हु आर मेंबर ऑफ द नाटो सिक्योरिटी अलायंस हैव आल्सो प्रोवाइडेड यूक्रेन विद वेपन्स एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट। G7 कंट्री जो कि मेंबर थे नाटो सिक्योरिटी अलायंस के, ठीक है, आल्सो प्रोवाइडेड यूक्रेन विद वेपन्स, इन्होंने क्या किया, यूक्रेन को वेपन्स दिए और मिलिट्री इक्विपमेंट भी दिए, ठीक है। और नाटो क्या है अभी शॉर्ट में देख लेंगे, उसको तो डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं। क्या G7 के पास कोई पावर है? ये कोई लॉ तो पास नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, इट्स मेड अप सेपरेट नेशन विद देयर ओन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। हाँ, लेकिन ये एक ग्रुप है 7 लोगों का जो कि वाकई में डेवलप्ड कंट्री है, तो पावरफुल है, क्योंकि इन सातों के डिसीजन ग्लोबली बहुत इफेक्ट करते हैं ना, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जैसे अभी जो मलेरिया और एड्स के फाइट के लिए जो फंडिंग करते हैं, इन्होंने किया था जिस 2002 में, जो ग्लोबल फंड दिया था फाइट करने के लिए मलेरिया और एड्स में 2002 में, एक लार्ज इकोनॉमी थी ना, तो इनके पैसे की वैल्यू है, तो इनके पास पावर है। इट हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड फिनेंशियल एड टू द डेवलपिंग कंट्रीज, और ये क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को फिनेंशियल एड्स देते हैं, क्लाइमेटिक चेंज में भी हेल्प करते हैं। और ये हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कि डेवलपिंग कंट्री को क्लाइमेट में कैसे हेल्प करते हैं। हेल्प करते नहीं, इनकी मजबूरी है करना, नहीं करेंगे तो इनके लिए ही लॉस है, क्योंकि इनका मार्केट सेचुरेट हो चुका है, इन्होंने जितना एग्जॉस्ट करना था इन्वायरमेंट को एग्जॉस्ट कर लिया है, अब एग्जॉस्ट करेंगे तो इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है। तो ये अब अगर इनको एग्जॉस्ट करना है तो उसके बदले कहीं ना कहीं, मान लीजिए अगर ये पेड़ काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेड़ लगाना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को फंडिंग करते हैं कि आप पेड़ लगाइए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट में हेल्प करना पड़ता है इनको, डेवलपिंग कंट्री को, ठीक है। समझ आया? क्लाइमेट चेंज में क्यों हेल्प करते हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने ये बहुत ही क्लाइमेट को अफेक्ट कर चुके हैं, तो अगर इनको अब पेड़ काटना है तो एक पेड़ लगाना है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू। तो इन्वायरमेंट का केस है। तो बस यहाँ पे ये है कि ये डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करते हैं, क्लाइमेट चेंज में हेल्प करते हैं, क्योंकि एक बिग इकोनॉमी है, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ। G7 कंट्री एक बिग इकोनॉमी वाली कंट्रीज है। सबमिट हुआ था कौन सा? 2021 में यूके में हुआ था, 2022 में जर्मनी में हुआ था, 2023 में जापान हिरोशिमा में होने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, जर्मनी और जापान याद रखिएगा, ठीक है। G7, अब G8 क्यों बोलते हैं, अभी बता दिया था ना मैं, हाँ बता दिया था। 1998 में रसिया ज्वाइन किया, मैं दोबारा लग रहा है एक्सप्लेन कर। नाटो क्या होता है ये हम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी इसको छोड़ते हैं। मतलब अभी यहाँ पे थोड़ा सा था, इतना जान के कंफ्यूजन ही होगा। अच्छा, जान लेते हैं कि डिफेंस मिलिट्री, बस ये जान लेते हैं कि नाटो जो है डिफेंस मिलिट्री, जैसे कुछ कंट्री, वो जो रसिया के आसपास की जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो उनको हमेशा डर रहता है कि कोई अटैक कर देगा उस पर, उनको कब्जा कर लेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक अलायंस बना लिया, ग्रुप बना लिया कि हमको अगर कोई अटैक करेगा तो हम सब साथ में मिलकर अटैक करेंगे उसको। तो वही जो बनाया है,
उसी ग्रुप को बोलते हैं नाटो। और बाद में और चीज़ एक्सप्लेन, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, करंट न्यूज़ है, जैसे कि यूक्रेन से क्या लेना देना है उसका, ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो में पढ़ेंगे आसान अच्छे से, मतलब एक नाटो नाटो अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हमारा यूएन चल रहा था ना। यूएन में हमने पहले लीग ऑफ नेशन देखा, फिर यूएन का फॉर्मेशन देखा कैसे हुआ। अभी यूएन के प्रिंसिपल आर्गन्स पढ़ना बाकी हैं। ओके, उसके बाद G20 देखा, G20 से पहले G7 देखा, G8 देखा, अब G20 देखते हैं। ओके, ये ग्रुप ऑफ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों है, यानी इसमें डेवलपिंग कंट्रीज भी होंगे। डेवलप्ड कंट्री तो होंगे, अभी जो सातों कंट्रीज पढ़े ना वो तो होंगे, साथ में और 13 कंट्रीज होंगे, उसमें इंडिया भी है। ठीक है, तो इस देख लेते हैं 1999 में हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट। इकोनॉमी रिलेटेड डिस्कशन होता है इसमें, फिनांस मिनिस्ट्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर के बीच में, तब ये फॉर्म किया गया था 1999 में। इकोनॉमी रिलेटेड डिस्कशन के लिए हमने ये G20 का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, इकोनॉमी रिलेटेड फिनांस मिनिस्ट्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर एक साथ मिलके इन्होंने G20 का फॉर्मेशन किया। ये G20 है। अब समझ जाइए कि ये मतलब G7 से लगभग इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि इसमें 85% जीडीपी आती है वर्ल्ड की, और 2/3 पॉपुलेशन आ जाता है। 100 में 80 85 समझ जाइए। अगर टोटल 100 रुपए हैं, पूरे देश में सिर्फ 100 रुपए हैं, तो 85 रुपए सिर्फ इन्हीं लोगों के पास है। समझ आए, सिर्फ इन्हीं लोगों के पास है, यानी पूरे देश को अकेले यही चला सकते हैं, तो मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर एक बात बताइए, अगर कोई कंट्री इसका पार्ट बन जाता है तो उसके पास पावर नहीं आ जाएगा? ऑफकोर्स पावर आ जाएगा, इसलिए लोग इसका मेंबर बनना चाहते हैं। लेकिन मेंबर बनने पे उनको फंडिंग भी देनी पड़ेगी, इसको चलाना है, इसको ग्रुप को चलाना है तो फंडिंग भी देनी पड़ेगी। ओके, तो फंडिंग जिस हिसाब से देंगे उतने हिसाब से राइट्स मिलते। ऐसा नहीं है कि राइट्स छीना जाता, कम मिलता है, लेकिन हाँ, जो जिसके ज़्यादा फंडिंग है उनको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। जैसा यूएस प्रायर पे रहता है, चाइना है, उन लोगों के पास वीटो पावर इसी वजह से तो है। और भी उन्होंने मतलब वर्ल्ड वार के टाइम पे ही मतलब खुद ही बनाया था, तो अपना एक अलग ही मतलब ग्रुप बना लिया। वैसे वीटो कोई वो नहीं है, उन्होंने बनाया नहीं। वेट वेट, सॉरी लाइट चली गई है, बट इतने से काम चल जाएगा ना। मेरा चेहरा दिख रहा होगा? ओके, तो जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा है। ओके, तो कहाँ पे थे हम? G20 था, तो 85% पॉपुलेशन वर्ल्ड की इन्हीं के पास, इन्हीं मतलब इन्हीं 20 कंट्रीज में है, और 2/3 पॉपुलेशन भी। एम क्या है इसका? प्रमोट करना और मेंटेन करना ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, प्रमोट करना और मेंटेन करना ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी, क्या मतलब? ग्लोबल लेवल पे मेंटेन करना फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब वित्त के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में कोई कंट्री अगर मतलब गरीब हो रहा है, या फिर कोई कंट्री मतलब जिसकी इन्फ्लेशन चल रही है, मतलब मंदी चल रही है, या फिर मतलब उसके पास इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो उसको ऊपर उठाना, मतलब हालात को उसके डेवलप बनाना, मतलब डेवलपिंग कंट्री को डेवलप बनाना, मतलब पॉवर्टी को हटाना, ये सब कौन का इसका एम है? G20। ओके, पहला समिट पहला कह रहा हूँ 2021 का समिट रोम में हुआ था। 2022 का इंडोनेशिया में हुआ है, और इंडिया में होने वाला है 2023। ये कंफर्म आने के चांसेस हैं। कहाँ पे? दिल्ली में। ओके, प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, वेट एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ऑलराइट, मुझे लगा रिकॉर्डिंग रुक गया है।
चलिए ओके ओके ओके, ये सब हो गया। ऑलराइट, हाँ G20 कंट्रीज यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं पूरा। अगर क्लियर हो तो, अगर एक पल मतलब आपके पास अगर डेटा हो तो एक बार थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा सिर्फ इसको देखने के लिए, फिर उसके बाद कम कर लीजिएगा। जैसे पहला देखते हैं कनाडा। मैंने मैप इसलिए यूज किया कि याद करना ज़्यादा आसान होता है। मैं चाहता तो ना लिस्ट लगा देता और आसान होता। वो है अभी अभी है आगे, लेकिन ऐसे ज़्यादा समझ आ जाता है। जैसे यहाँ देखिए कर्सर मेरा देखते रहिएगा, ये कनाडा है। ओके, कनाडा के नीचे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, मैक्सिको है, उसके नीचे ब्राज़ील है, ठीक है यहाँ पर। फिर उसके बाद ये अर्जेंटीना है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक मिनट नीचे चला गया क्या पोर्शन, थोड़ा सा कट रहा है। हाँ, देखिए यहाँ पे चार चार कंट्रीज दिखाए गए हैं, 1 2 3 4। ये है इटली, जर्मनी, फ्रांस और ये यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। ये है टर्की, ये क्या है टर्की। ये इंडिया, ये सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, यहाँ पर इंडोनेशिया पूरा आइलैंड कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और ये जापान है, ये साउथ कोरिया है, ये चाइना है, और ये पूरा रसिया है। ठीक है, देख लीजिए आसानी से समझ आ जाएगा। अब एक साथ G7 G8 और G20। G7 ये थे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूएस और जापान। ठीक है, ये वो थे जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड में इन्वॉल्व थे। ठीक है, रसिया भी था। ये G8 में क्यों डाला गया, जब G8 बना मतलब जब रसिया ज्वाइन किया तो G8 नाम रखा गया, फिर निकल गया। ओके, तो G7 वापस से बन गया। G20 में ये सब आते हैं, ये G8 तो आते ही हैं, ये 8 तो आते ही हैं। 8 के अलावा ये अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, यूरोपियन, चाइना, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, ये भी आते हैं। ऑलराइट, G15 कौन है? ये डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रुप है, इसमें डेवलप्ड कंट्री नहीं है। ये मलेशिया में हुआ था 1990 में, तब इसको बनाया गया था। इसकी मीटिंग पहली हुई थी वहाँ पर, समिट। इंडिया और चाइना इसके मेंबर हैं, पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, ये है नाम, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूएन प्रिंसिपल ऑर्गन्स। यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स, जो कि मैंने बोला था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट और आईसीजे। मैंने बताया भी था कि इन पांचों का जो हेडक्वार्टर है सेम है, न्यूयॉर्क में। आईसीजे का हेडक्वार्टर बस हेग में है, नीदरलैंड में। इन सब को डिटेल में अगर पढ़ें तो 10 मिनट्स 10 मिनट्स 10 मिनट्स 10 मिनट्स 10 मिनट्स, मतलब 3 4 लेक्चर, सब इनसे 2 लेक्चर सिर्फ इसको लगेंगे पढ़ने में। और इनके इकोसॉक में जो हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, इकोसॉक में जो हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक मिनट थोड़ा मैं वापस खोल लूँ। हाँ, एक मिनट, इकोसॉक में, हाँ, इकोसॉक में जो हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं उनको पढ़ने में कम से कम 1 लेक्चर्स, यानी अगर 40 मिनट्स का होता है तो लगेगा। राइट, तो कुल मिला के अभी 5 या 6 लेक्चर्स और लगेंगे। आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पूरा कंप्लीट करूंगा लगभग, मतलब शायद ही कोई छूटे। ओके, तो आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हाँ, द हिंदू पढ़ते हो या फिर कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो कोई ब्लैंक नहीं जाएगा कि हाँ मैंने ये नहीं सुना है। अब आपको शायद G7 G8 G4 G15 G20 में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वीटो पावर भी बता दूंगा, ये P5 कंट्रीज भी बता दूंगा। लीग ऑफ नेशन समझ ही आ गया होगा। यूएन, यूएन तो समझ आ गया ना फॉर्मेशन कब होगा। ठीक है, यूएन के अंदर ये सारे जो 6 आते हैं वो जब बताऊंगा ना तो आप पूरे तरह से यूएन कंफर्म हो जाएंगे। और यूनाइटेड नेशन का कोई भी न्यूज आएगा आप आसानी से समझ जाओगे कि मामला क्या चल रहा है वहां पर। ठीक है, और आप ये जो नाटो हुआ, ये यूक्रेन पे जो हमला हुआ है ये किस वजह से हुआ, ये सब समझ जाएंगे एक बार जब पूरा मेरा लेक्चर्स पूरे पांचों देख लेंगे, 5 या 6 जो भी होने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। रियली बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि एक जगह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करना
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर आसानी से समझ जाएं सब, तो और अगर आसानी से समझ जाएं सब, तो न्यूज़पेपर जो करंट के जो न्यूज़पेपर्स, द हिंदू का इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, समझना जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर होते हैं वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये टर्म्स किसी को जल्दी समझ नहीं आता कि इनका क्या मतलब है, पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और ये प्लीज़ मतलब जो जेन्युइनली तैयारी कर रहा है, तो वो कमेंट करे पीपीटी से सही है या बोर्ड से ही मैं इसको जो करंट अफेयर्स है, एंड आई मीन नॉन टेक जो पोर्शन है, वो इससे कराऊं या बोर्ड पे कराऊं, हाथ से लिख कर, दोनों में से चलेगा जो आप चाहो। और जो टेक्निकल पोर्शन है वो कल से स्टार्ट होगा, वो तो मैं बोर्ड पे ही पढ़ाने वाला हूँ, पीपीटी पे नहीं, क्योंकि मुझे वो एक्सप्लेन करना है, तो मुझे दिखा दिखा के एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, तो वैसे आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू, बाय बाय। So, okay, okay.